नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। चार धाम में दर्शन के लिए अब नहीं लगानी होंगी लंबी कतारें। आईएफएस भर्ती को फिर से पीसीसीएफ बनने का आदेश। चंपावत में खोला जाएगा आर्मी स्कूल। मुख्यमंत्री, ना मुख्यमंत्री बनूंगा ना ही पावर सेंटर, कोश्यारी। हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगी साध्वी प्राची। प्रधानमंत्री ने तोड़ी खास लोगों की नियुक्ति की परंपरा। धामी, सौका जनजाति पर टिप्पणी से भड़के लोग, केस दर्ज। श्रीलंका पाक के बिगड़ते हालातों से हल्द्वानी का टमाटर बर्बाद। युवाओं पर लाठीचार्ज, पुलिस की बर्बरता। तीरथ रावत, प्री प्राइमरी पास 4,500 नौनिहालों के दाखिले में संकट। अतिथि शिक्षकों ने दिया 15 तक का अल्टीमेटम। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों कतार में नहीं लगना होगा। हर यात्री का धाम में ही दर्शन के लिए तय समय मिलेगा। इस टाइम स्लॉट के दौरान ही वे दर्शन के लिए कतार में जाएंगे। बाकी समय का उपयोग आराम, ट्रैकिंग और आदि कामों के लिए कर सकेंगे। वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पे राज्य इस बार यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। टाइम स्लॉट सिस्टम को कारगर बनाने के लिए चारों धामों में स्पेशल वाईफाई जोन बनेंगे। इसके साथ ही चारों धामों से पहले छोटे कस्बों में भी वाईफाई सेंटर बनाए जाएंगे। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के अनुसार धाम वाले हर यात्री का क्यूआर कोड स्कैन कर उसके लिए तय दिन के आधार पर 10 से 12 विभिन्न टाइम स्लॉटों में उसे एक दे दिया जाएगा, जिसके बाद वो अपने समय के अनुसार दर्शन के लिए मुख्य मंदिर तक जा सकते हैं। धामों तक पैदल आने वाले यात्रियों को इस सुविधा का लाभ ज़्यादा मिलेगा। स्लॉट तय होने से भी अपनी सुविधा के अनुसार सफर तय कर सकते हैं। धाम में आकर वो कतार में दिए जाने वाले वक्त का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। पर्यटन सचिव के अनुसार चारधाम यात्रा को लेकर इस साल भी श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। यदि कोई यात्री इसके लिए टाइम स्लॉट में नहीं आ पाता तो इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन सचिव के अनुसार चारों धामों में पर्यटन मित्रों को भी नियुक्त किया गया है। ऐसे यात्रियों की सहायता के लिए वो तत्काल सूचना अपडेट करेंगे, जिससे यात्री को अगले स्लॉट में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत में आर्मी स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही थाई विकास भवन खटीमा में डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति व जनजाति सम्मेलन में सीएम धामी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देरी से भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस को घेरा। शुक्रवार को चंपावत स्थित गोरड़ चौड़ मैदान में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक कार्यालय का शुभारंभ हुआ। धामी ने कहा कि चंपावत जिला मुख्यालय में जल्द आर्मी स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार की जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी। साथ ही गोलजी मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पर्यटन सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद के सर्किट बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट ने नैनीताल ने प्रमुख वन संरक्षक संजीव भरतरी को पद से हटाने और उनके स्थान में विनोद कुमार सिंघल को नियुक्त करने जाने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रेम ओम प्रकाश के एकल पीठ ने भरतरी के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से उसी पद पर बहाल करने के आदेश सरकार को दिए। पूर्व हाईकोर्ट नैनीताल की खंडपीठ ने भरतरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे कहा था कि वे इस आदेश को कैट इलाहाबाद में चुनौती दें। आईएफएस अधिकारी संजीव भरतरी ने कहा कि वे राज्य के सबसे वरिष्ठ भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, पर सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था, जिसको उन्होंने संविधान के खिलाफ माना। इस संबंध में उन्होंने सरकार को 4 प्रत्यावेदन दिए, पर सरकार ने इस प्रत्यावेदन की सुनवाई नहीं की। भरतरी ने कहा कि उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया, जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। उल्लेखनीय है कि पीसीसीएफ भरतरी के स्थानांतरण के पीछे एक प्रमुख कारण कावेरी नेशनल पार्क के भीतर हो रहे अवैध निर्माण व उन निर्माणों की राजीव भरतरी द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना भी माना जा रहा था। आरोप के तत्कालीन वन मंत्री एक अधिकारी के समर्थन में राजीव भरतरी को पीसीसीएफ पद व कार्बेट पार्क में हो रहे निर्माण कार्यों की जांच से हटाना चाहते थे। महाराष्ट्र राजभवन से त्यागपत्र देकर लौटे राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। सीएम बनने का ऑफर अब उन्हें आएगा ही नहीं। वे प्रदेश में समांतर पावर सेंटर बनाएंगे। शुक्रवार को प्रेस क्लब में प्रेस में मिली कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने 2016 में ही हल्द्वानी में तत्कालीन सक्रिय राजनीति से दूर रहने की इच्छा जाहिर की थी। इसी क्रम में उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर मीडिया ने उनका नाम राज्यपाल के रेस में शामिल कर दिया। जनता भी इस बार इसी प्यार के चलते उन्होंने बाद में पीएम के कहने पर महाराष्ट्र में राज्यपाल बनना स्वीकार कर लिया। पत्रकार को सीएम बनने की इच्छा के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑफर अब आएगा ही नहीं। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि राज्य वैसे भूचाल से परेशान है, इसलिए लोग सियासी भूचाल की कल्पना ना करें। कोश्यारी ने कहा कि वो बिना भाजपा की सदस्यता लिए भी पार्टी का सहयोग कर सकती है। पीएम ने मीडिया में बात रखने की सलाह दी। कोश्यारी ने कहा कि बीते कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने पीएम से अब पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। जिस बार उन्होंने
बात मीडिया के सामने रखने की सलाह दी। महाराष्ट्र में विवादित बयानों पर कहा कि एक बयान पर उन्होंने तत्काल माफी मांगी, इसके लिए अलावा उन्होंने किसी का भी अपमान नहीं किया। और पेपर लीक मामले में कहा कि कई बार अधिकारियों से चूक हो जाती है, सरकार इसे ठीक कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को संत करार देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो संत ही है, वरना इतनी गलती ना करते। उद्धव इतने सरल ना होते तो उनको सरकार ना जाती। हरीश रावत के साथ सक्रिय राजनीति से दूर रहकर साझा मंच बनाने के सवाल पर कहा कि वो अच्छे काम में किसी का भी साथ दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का मौन नहीं रखेंगे। चंपावत सीएम ने गोरखचौड़ मैदान में चंपावत के संभागीय निरीक्षक एआई प्राविधिक दफ्तर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में परिवहन विभाग का दूसरा कार्यालय खुलने से पहाड़ की दूर दराज की आबादी को लाभ मिलेगा। दूरस्थ रीठा साहिब, पाटी, देवीधुरा, मंच, तामली घाट, पंचेश्वर, रौसाल, दिगाली चौड़ की आबादी को उनका लाभ मिलेगा। गोरखचौड़ मैदान के सभी पुरानी जेल वाली भूमि पर पर्यटन ओपन एयर थिएटर बनाएगा। इसमें कुमाऊनी शैली की वास्तुकला का प्रयोग किया जाएगा। वहाँ राजकीय उत्तर माध्यमिक डूंगर बोरा का उच्चीकरण भी किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि हर गांव को आदर्श बनाने से मॉडल जिले का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए सीएम धामी ने विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञों और अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक समय था जब संवैधानिक पदों पर खास लोगों की नियुक्ति की परंपरा थी। इस परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। आज देश के राष्ट्रपति पद को आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू सुशोभित कर रही हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दलित समाज से थे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को देरी से भारत रत्न मिलने पर सीएम ने कांग्रेस को घेरा। धामी ने कहा कि देश की आज़ादी में दलितों व आदिवासी समाज का बड़ा योगदान है। सीएम शुक्रवार को थारू विकास भवन में डॉक्टर अंबेडकर कल्याण समिति द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति व जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में सबसे पहले सीएम का भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में उमड़ी भीड़ से सीएम गदगद हो गए। उन्होंने कार्यक्रम में बाबा साहब की जयकारे लगवाई। जनता का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे आप सभी के बीच सम्मेलन में आने का मौका मिला। आज एकलव्य विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस विद्यालय की स्थापना में मुझे 4 वर्ष का समय लगा था। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। धामी ने कहा कि सामाजिक भाईचारा कायम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। देश में जातिवाद मुगलों और अंग्रेजों की देन है, जिससे पहले देश में भाईचारा था। सीएम मोदी ने ST/ST कानून को मजबूत किया। सीएम ने कहा कि समाज को मजबूत बनाने हमारा लक्ष्य। सम्मेलन की अध्यक्षता SK सेन और संचालन डॉक्टर राजू महल ने किया। साध्वी डॉक्टर प्राची ने हरिद्वार से लोकसभा से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि संगठन का आदेश हुआ तो हरिद्वार से लोकसभा चुनाव जरूर लेंगे। साध्वी प्राची उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मूल गांव पंचूर में उनकी मां से मिलने पहुंची थी। साध्वी प्राची ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि उनके सीएम योगी से लंबे समय से पारिवारिक रिश्ते हैं। उन्होंने दावा किया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उन्होंने सबसे पहले की थी। उनका काफ़ी समय से सीएम योगी की माता से मिलने का मन था। साध्वी ने कहा कि यूपी सीएम के मां होने के नाते वो बेहद सरल और सौम्य है। साध्वी ने कहा 2014 में पहले देश को बांटने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद से देश खुशहाली की तरफ बढ़ा है। भारत तेजी से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी और योगी को मजबूत करना जरूरी है। साध्वी प्राची ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर भाजपा संगठन की ओर चुनाव लड़ने का आदेश मिलेगा तो वह जरूरी चुनाव लड़ेंगे। संगठन अगर उन्हें हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाता है तो मोदी योगी की नीतियों को आगे रखते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि 2024 पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सोशल मीडिया में विशेष जनजाति के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया। जनजाति समिति ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जोहार सौका केंद्रीय समिति महासचिव मनोहर सिंह पांगती ने तहरीर में कहा कि भास्कर जोशी नामक व्यक्ति ने सौका जनजाति को लेकर अश्लील पुष्टि की, जनजाति की उत्पत्ति पर गलत तर्क दिए। उन्होंने लोगों की भावना आहत हुई। शिकायत में कहा कि आरोपी ने जनजाति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिखर सांस्कृतिक विकास संस्था की ओर से आयोजित होली महोत्सव में महिला होलियारों की टीम ने होली गीत व स्वांग के जरिए समस्याओं को उजागर किया। वहीं सिद्ध करो महाराज होली के दिन में होली आए रे कन्हई जैसे पारंपरिक गीतों से धूम मचा दी। शुक्रवार को जगदम्बा बैंक्वेट हॉल में आयोजित महोत्सव में 6 टीमों ने भाग किया। सभी ने होली गीतों पर स्वांग भी रचा। टीम शिव शक्ति ऊंचा पुल, प्रगति महिला टीम लाल डांट, मोहनी रावत एवं साथी काठगोदाम भक्तिधाम गुच्चेताल टीम नीमा भट्ट और साथी मुखानी और वंदना ग्रुप हीरानगर की टीमों ने प्रतिभा किया। कार्यक्रम का संचालन हेमंत बिश्ट ने किया। होली महोत्सव का उद्घाटन मेयर जोगेंद्र रौतेला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने किया। आयोजक लता कुंजवाल ने बताया कि कार्यक्रम में प्रतिभागियों की ओर से रामकृष्ण के गीतों पर आधारित मंचन किए गए। यहाँ आनंद बिष्ट, मीनू जोशी, रेणु जोशी, प्रति उपाध्याय आदि मौजूद रहे। पड़ोसी देशों के पिछले सालों में बिगड़े हालातों का असर हल्द्वानी के किसानों पर भी भारी पड़ रहा है। पाक व श्रीलंका से टमाटर की मांग नहीं आ रही। कुछ साल पहले तक 5 से
4 से 5 हज़ार टमाटर भेजा जाता था, जिससे अच्छी कीमत मिल जाती है। आखिरकार 2020 में 500 कुंटल टमाटर भेजा था। अब राज्य में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हल्द्वानी के टमाटर ने पहले खास रंग और स्वाद के लिए देश के साथ ही विदेशों में अपनी खास पहचान बनाई थी। एक समय पाकिस्तान से श्रीलंका तक पहुंचने वाले टमाटर को अब किसान सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। पड़ोसी देशों में निर्यात बंद होने से किसान को उपज की लागत भी नहीं मिल पा रही। जिले के मैदानी क्षेत्रों में 3000 से ज़्यादा किसान टमाटर की खेती करते हैं। नवंबर से फरवरी माह तक इनकी आवक बाजार में होती है। पूर्व में इस अवधि में देश के अन्य स्थानों पर टमाटर की उपज नहीं होती थी, जिससे हल्द्वानी के टमाटर के बाजार में काफ़ी मांग रहती थी। पाक और श्रीलंका तक यहाँ का टमाटर निर्यात किया जाता था। मंडी के आंकड़ों के अनुसार हर साल 40,000 टन के आसपास स्थानीय टमाटर बिक्री के लिए आता है। इस वर्ष भी अभी तक 42,780 क्विंटल टमाटर किसानों ने मंडी में भेजा है। 5 साल पहले तक 15 से 20 रुपये प्रति किलो थोक में बिकने वाले टमाटर के किसानों को अब 3 से 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं, जबकि उत्पादन लागत करीब 6 रुपये प्रति किलो पड़ रही है। भाव नहीं मिलने से टमाटर को खेतों में सड़ने को छोड़ रहे हैं। आखिरकार 2020 में टमाटर अन्य देशों तक गया था। टमाटर का उत्पादन बढ़ रहा है और मांग घट रही है, जिससे भाव में कमी आई। दिग्विजय सिंह, मंडी सचिव, हल्द्वानी। पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम 6 साल की उम्र की बाध्यता ने प्री प्राइमरी स्कूल में बढ़ रहे बच्चों उनके अभिभावकों को परेशानी बढ़ा दी है। कम उम्र में दाखिला दिलाने का नतीजा यह है कि यूकेजी पास कर चुके करीब 30 बच्चों की उम्र 6 साल से भी कम है। अकेले हल्द्वानी शहर में चल रहे करीब 150 प्ले स्कूलों में 4,500 से अधिक बच्चों को पहली कक्षा में दाखिले के लिए 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों में कहा कि वे नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में कक्षा 6 से अधिक आयु के बच्चों को ही दाखिला दें। ताज़ा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी राज्यों में इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने को कहा गया। हालांकि राज्य में शिक्षा महकमा इसे कब से लागू करता है, इस पर निर्णय लेना अभी बाकी है, लेकिन निजी स्कूलों ने इसे अप्रैल से लागू करने का मन बना लिया। उधर 6 साल की उम्र की बाध्यता के भनक लगते स्कूल प्रबंधन के पास अभिभावकों के फोन आने लगे। हल्द्वानी में अधिकांश नामी प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की भी पढ़ाई होती है। प्रबंधन का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय का ये निर्णय तो ठीक है, पर इससे अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। राज्य सरकार हर उदासीनता का आरोप लगाते हुए माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर सरकार की अनदेखी से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। चिता कि यदि 15 मार्च से पहले लंबित मांगों का शासनादेश जारी नहीं किया गया तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बयान जारी कर कहा कि 8 साल से शिक्षण कार्य में लगे अतिथि शिक्षकों की सुरक्षित भविष्य की मांग शासन में लंबित है। सरकार ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया। दूसरी ओर अल्टी में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की जगह भेजा जा रहा है, जिससे न केवल छात्रों का नुकसान हो रहा है बल्कि अतिथि शिक्षकों को भी कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर उत्पीड़ित किया जा रहा है। जबकि खुद सीएम और विद्यालयी शिक्षा मंत्री कई बार अतिथि शिक्षकों को भविष्य की सुरक्षित करने का आश्वासन दे चुके हैं। देहरादून, बेसिक शिक्षक की सेवाओं का लाभ न मिलने पर अल्टी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने 1 जून से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को मंच की वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया। मंच के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर फ्लोरिया ने कहा कि कई बार इस विषय को सरकार और विभाग के सामने उठाया जा चुका है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा। इस बार बोर्ड परीक्षाएं पूरी होने के बाद आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बैठक के मुख्य अतिथि उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद पांडे ने इस विषय पर समर्थन का वादा किया। कहा कि ACS कार्मिक से इस मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। बैठक में मंच के महासचिव शैलेंद्र राणा, राजीव लोचन भंडारी, हरीश कैरोला, माधव नेगी, रूप सिंह, हर्षवर्धन, चित्रा मित्रानंद भट्ट आदि मौजूद रही। वहीं तदर्थ विनियमित और सीधी भर्ती के सीनियरिटी विवाद में पिछले 2,500 से अधिक शिक्षकों को राहत मिल सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रमोशन विवाद का हल निकालने के लिए 28 फरवरी को शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीनियरिटी विवाद के कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। यदि सभी शिक्षक अपने केस वापस ले लेते हैं तो 1 हफ्ते के भीतर सभी प्रमोशन कर दिए जाएंगे। तदर्थ विनियमित शिक्षकों का वर्ष 1995 के जियो के अनुसार नियुक्ति तारीख से सीनियरिटी न होने के आदेश को लोक सेवा अभिकरण निरस्त कर चुका है। पिछले साल 21 अप्रैल 2022 को अधिकरण ने फैसला लेते हुए सरकार को 3 महीने के भीतर इस विवाद का निस्तारण करने के आदेश दिए थे। सरकार के स्तर पर 3 महीने में फैसला नहीं कर पाई। इस बीच सीधी भर्ती शिक्षकों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। विभाग भी इस विषय में कोर्ट गया। इस वजह से 2200 से ज़्यादा LT शिक्षकों, करीब 300 LT व प्रवक्ता के हेडमास्टर पद पर प्रमोशन लटके हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में हर कैडर में प्रमोशन किए जा चुके हैं। केवल LT शिक्षकों को प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन का विषय लटका है। साथ ही हेडमास्टर के प्रमोशन भी नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट केस वापस होने पर तत्काल ही प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।